नमस्कार साथियों, के हुसैन क्लासेज में आपका स्वागत है। और साथियों, आज हम हिंदी के पद खंड पर चर्चा करेंगे। इससे पिछले वाले वीडियो में मैंने अच्छी तरह से गद्य खंड पर चर्चा कर चुका हूं और उसके सारे भी वे ऑब्जेक्टिव बता चुका हूं। और अभी से मैं साथियों बताने जा रहा हूं आपका पद खंड पे। और यही लास्ट वीडियो है, ये इसको आप अच्छी तरह से देख के, दो ही वीडियो है हिंदी में, फर्स्ट वीडियो और ये एपिसोड 2 नंबर है। इसको आप अच्छी तरह से अगर देख लेंगे तो आपके 50 में 50 नंबर आ जाएंगे। इसलिए आप इसको अच्छी तरह से देखने का प्रयास करें। यहाँ की चित्ररेखा किस कवि के रचनाकार है? तो मलिक मोहम्मद जायसी। जायसी का जन्म स्थान कहाँ हुआ था? तो जायस कब्र अमेठी में। मलिक मोहम्मद जायसी की मृत्यु कब हुई थी? तो लगभग 1548 ईस्वी में। मलिक मोहम्मद जायसी के कवि हैं प्रेम के पीर के, प्रेम की पीर के। करबक के कवि कौन है? तो मलिक मोहम्मद जायसी। मलिक मोहम्मद जायसी की कविता कौन सी है? तो याद रखेंगे करबक। मलिक मोहम्मद जायसी की कविता कौन सी है? तो करबक। निम्न में से कौन कृति जायसी की नहीं है? तो भक्तमाल नहीं है। लेकिन कौन कौन है? तो पद्मावत, अखरावट और चित्ररेखा। पद्मावत, अखरावट और चित्ररेखा है। अगर आपको पिक्चर अगर सही दिखाई नहीं दे रहा है तो ध्यान रहे कि क्वालिटी थोड़ा बढ़ा लीजिए या सुन के याद कर लीजिए। इनमें से प्रेम के पीर के कवि कौन है? तो जायसी हैं। करबक के रचयिता कौन है? जायसी हैं। जायसी रचित पद्मावत किस भाषा क्या? तो अवधी है। पद्मावत की भाषा क्या? तो अवधी है। मलिक मोहम्मद जायसी किस परंपरा के कवि हैं? प्रेमाख्यानक काव्य परंपरा। प्रेमाख्यानक काव्य परंपरा। जायसी ने अपनी आंखों की उपमा किसकी कही है? तो दर्पण को, दर्पण को, दर्पण को। पद्मावत किसकी रचना है? तो याद रखेंगे जायसी की। पद्मावत किसकी रचना है? तो जायसी की। जागिए ब्रजराज कुंवर कवल कुसुम फूले, यह पंक्ति किस शीर्षक कविता से है? तो सूरदास के पद से है। सूरदास का जन्म स्थान कहाँ है? तो सीही में। हिंदी साहित्य का सूर्य किसे कहा जाता है? तो सूरदास को। रंभती गो खड़ीकनी में बछड़ा हित भाई, यह पंक्ति किस शीर्षक कविता में? सूरदास के पद से है। सत्संग में कितनी अभिरुचि है? तो सूरदास है। उसके कृष्ण भक्ति शाखा के कवि हैं। कृष्ण भक्ति शाखा के कवि हैं तो सूरदास। सूरदास के कौन सी रचना है? सूरदास के कौन सी रचना है? तो सूर सागर। सूरदास की कौन सी रचना है? तो सूर सागर। सूरदास किस भाषा के प्रसिद्ध कवि है? तो याद रखेंगे ब्रज भाषा के। मीरा ने अपना प्रियतम किसे माना है? तो कृष्ण को। साहित्य लहरी किनकी रचना है? तो सूरदास की। सूरदास की दीक्षा गुरु का नाम क्या था? तो याद रखेंगे वल्लभाचार्य। सूरसागर किसकी रचना है? तो सूरदास की। राधा राधा रसकेली। राधा रसकेली किसकी रचना है? तो याद रखेंगे सूरदास की। किसकी रचना श्रीमद् भागवत की पद्धति के लिए द्वादशा और स्कंदों में हुई थी? तो सूरसागर की। सूरसागर की। नाम लय भरे उदर एक प्रभु दासी दास कहा, यह पंक्ति किस शीर्षक की है? तो तुलसीदास की है। हिंदी का सामान्यवादी कवि किसे माना जाता है? तो याद रखेंगे तुलसीदास को। तुलसीदास का सर्वश्रेष्ठ महाकाव्य कौन सा? तो रामचरितमानस। तुलसीदास का अस्थायी निवास स्थान कहाँ है? तो काशी। 12वें रामायण किनकी रचना है? तो तुलसीदास की। काशी में कितने हर वर्ष रहकर तुलसीदास विद्या अध्ययन किए थे? तो 15 वर्ष। तुलसीदास ने अपने युग की किन दो साहित्यिक भाषाओं को अपनाया था? अवधी और ब्रज। तुलसीदास की दीक्षा के गुरु कौन थे? नरहरिदास। नरहरिदास। तुलसीदास की पत्नी का क्या नाम था? रत्नावली। तुलसीदास की माता का नाम क्या था? तो हुलसी। माता का नाम क्या था? तो हुलसी। गीतावली किसकी रचना है? तो तुलसीदास की। गोस्वामी तुलसीदास हिंदी के कैसे महाकवि हैं? तो जातीय महाकवि हैं। निम्न में से कौन रचना तुलसीदास की है? तो दोहावली। कवितावली की रचनाकार कौन है? तो तुलसीदास। निम्नलिखित में से रामचरितमानस क्या है? तो महाकाव्य है। बस ये रिवीजन के तौर पे आप एक से दो बार साथियों अगर इसको देख लेते हैं ना तो यकीन मानिए आपके अच्छे नंबर आ जाएंगे। विनय पत्रिका की भाषा क्या है? अंतर्वेदी ब्रज भाषा। तुलसीदास का मूल नाम क्या है? तो राम बोला। उसके बाद तुलसीदास किस काल के कवि थे? तो भक्ति काल के थे। हनुमान बाहु की रचना कितने छंदों में की गई है? तो 44 छंदों में। नाभादास का काव्य रचना क्षेत्र क्या है? वृंदावन। नाभादास की राम भक्ति मर्यादा के स्थान पर है माधुर भाव का पुट था। माधुर भाव का पुट था। नाभादास किस धारा के संत थे? तो वैष्णव दर्शन के। बीजक के रचयिता कौन है? कबीरदास। नाभादास किस धारा के कवि हैं? तो सदगुणोपासक राम भक्त धारा। सदगुणोपासक राम भक्त धारा। नाभादास किसके समकालीन थे? तुलसीदास के। नाभादास का जन्म कब हुआ था? तो 1570 ईस्वी में अनुमानित है। 1570 ईस्वी में अनुमानित है। भूषण की कविता निम्न में से किसकी है? तो कवित्व की है। भूषण की कविता में कौन सा रस पाया जाता है? तो वीर रस पाया जाता है। छत्रसाल
के कितने छंदों में महाराजा छत्रसाल की वीरता का यशोगान किया गया था? तो 10 छंदों में, 10 छंदों में। सबके हित का वचन कौन कहता है? तो कबीर। उसके बाद भक्तमाल के रचयिता कौन है? नाभादास। भीमल बुद्धि के लिए तासुकी जो यह गनु श्रवणनी धरे, यह पंक्ति किस शीर्ष कविता से है? तो छप्पे से है। नाभादास किसके शिष्य थे? तो स्वामी अग्रदास के, स्वामी अग्रदास के। तेज तेज तम अंश पर कान्हा जिमी कंस पर यौमो मलेच्छ वंश पर शेर शिवराज हैं, यह पंक्ति किस शीर्षक कविता से है? तो कवित्य से है। शिवराज भूषण के कितने अलंकारों में निरूपण हुआ था? तो 105 में। शिवाजी के पुत्र का नाम क्या था? तो साहू जी। भूषण किस काल के कवि थे? तो याद रखेंगे रीति काल के। शिवा बावनी में कितने मुक्तक हैं? तो 52। चिंतामणि त्रिपाठी भूषण के कौन थे? तो भाई। छत्रसाल दशक किसकी कृति है? तो भूषण की। जयशंकर प्रसाद का निधन कब हुआ था? 1937। जयशंकर प्रसाद का महाकाव्य है? तो कामायनी। कंकाल उपन्यास किस कवि की रचना है? जयशंकर प्रसाद की। चिर विषाद विलीन मन की किस कविता की पंक्ति है? तुमुल कोलाहल कलह की, तुमुल कोलाहल कलह की। शेर सिंह का शस्त्र समर्पण नामक आख्यान काव्य किसके द्वारा लिखा गया था? तो जयशंकर प्रसाद के द्वारा। उसके बाद आंसू किसकी रचना है? आंसू किसकी रचना है? तो जयशंकर प्रसाद की। जयशंकर प्रसाद ने कौन सी कविता लिखी है? तो तुमुल कोलाहल कलह में, तुमुल कोलाहल कलह में। झरना शीर्षक काव्य संकलन किस कवि की रचना है? सुभद्रा कुमारी चौहान की। तितली उपन्यास किसकी रचना है? जयशंकर प्रसाद की। जयशंकर प्रसाद के ज्येष्ठ भ्राता का क्या नाम था? तो शंभु रतन। तुमुल कोलाहल कलह में प्रसाद जी किस रचना से ली गई है? तो कामायनी से। किस रचना से ली गई है? तो कामायनी से। जयशंकर प्रसाद की सफलता का नाट्य कृति है? तो ध्रुव स्वामिनी, ध्रुव स्वामिनी। जयशंकर प्रसाद किस वाद के कवि हैं? तो छायावाद के कवि हैं, छायावाद के कवि है। ध्रुव स्वामिनी कैसी कृति है? तो नाटक है, नाटक है। मेरा खोखा हुआ खिलौना अब तक मेरे पास न आया, यह पंक्ति किस शीर्षक की है? पुत्र वियोग की है। पुत्र वियोग से माँ का जीवन कैसा हो गया था? तो सूना सूना। माँ किसके भय से अपने लाल की गोद से नहीं उतारती थी? तो याद रखेंगे शीत के डर से। मैं असहाय विवश बैठी ही रही, उठ गया छौना मेरा, यह पंक्ति किस शीर्षक कविता से है? तो पुत्र वियोग से है। पुत्र वियोग शीर्षक कविता किसकी रचना है? सुभद्रा कुमारी चौहान की, सुभद्रा कुमारी चौहान की। सुभद्रा कुमारी चौहान का जन्म कहाँ हुआ था? इलाहाबाद में। कहाँ हुआ था? इलाहाबाद में। सुभद्रा कुमारी चौहान का निधन कैसे हुआ? कार दुर्घटना से। वर्ग 9 तक की पढ़ाई के बाद शिक्षा अधूरी छोड़कर कौन कवित्री असहयोग आंदोलन में कूद पड़ी थी? सुभद्रा कुमारी चौहान। गुलामी का नशा किसकी रचना है? ठाकुर रामनाथ सिंह का, ठाकुर रामनाथ सिंह का। क्राष्ठवेत गर्ल्स स्कूल में सुभद्रा कुमारी चौहान के प्रिय मित्र कौन है थी? तो याद रखेंगे महादेवी वर्मा। सुभद्रा कुमारी चौहान का जन्म कब हुआ था? 16 अगस्त 1904 ईस्वी को, 16 अगस्त 1904 ईस्वी को। सुभद्रा कुमारी चौहान के पिता का नाम क्या था? ठाकुर रामनाथ सिंह। सुभद्रा कुमारी चौहान की लिखी कविता कौन सी है? पुत्र वियोग, पुत्र वियोग। छोरो काम दौड़ कर आई माँ कहकर जिस समय पुकारा, किस कविता की पंक्ति है? पुत्र वियोग की। पुत्र वियोग किसकी रचना है? तो याद रखेंगे सुभद्रा कुमारी चौहान की, सुभद्रा कुमारी चौहान की। इतने पास अपने शीर्षक में संकलन किस कवि के द्वारा लिखा गया है? तो शमशेर बहादुर सिंह के द्वारा। कवियों के कवि किसे कहा जाता है? शमशेर बहादुर सिंह को। कवियों के कवि किसे कहा जाता है? तो शमशेर बहादुर सिंह को। शमशेर बहादुर सिंह की सोवियत के रूप में यात्रा कब हुई? 1978 में, 1978 में, 1978 में। प्रकृति वर्णन से संबंधित कविता है तो ऊषा, ऊषा, ऊषा। नील जल में या किसी की और झिलमिल देह जैसे हिल रही हो, यह पंक्ति किसकी है? तो ऊषा की है। शमशेर बहादुर सिंह की रचना निम्नलिखित में से कौन सी है? तो टूटी हुई बिखरी हुई, टूटी हुई बिखरी हुई। उषा शीर्षक कविता के कवि हैं तो शमशेर बहादुर सिंह, शमशेर बहादुर सिंह। सुकून की तलाश किसकी रचना है? तो इकबाल की। सुकून की तलाश किसकी रचना है? तो इकबाल की। मुक्तिबोध का पूरा नाम क्या है? तो गजानन माधव मुक्तिबोध, गजानन माधव मुक्तिबोध। दानम दुरात्मा एक मानव की आत्मा एक, यह पंक्ति किस शीर्षक कविता की है? तो जन जन का चेहरा एक, जन जन का चेहरा एक। मुक्तिबोध ने एमए किस विषय से किया था? तो हिंदी से। मुक्तिबोध का जन्म स्थल कहाँ है? तो सोएपुर, सोएपुर। हिंदी साहित्य में गजानन माधव मुक्तिबोध का उदय कैसे कवि के रूप में हुआ था? प्रयोगवादी। काठ का सपना किसके द्वारा लिखी गई है? तो गजानन माधव मुक्तिबोध द्वारा, गजानन माधव मुक्तिबोध द्वारा। मुक्तिबोध ने किस विश्वविद्यालय से एमए किया था? तो याद रखें नागपुर विश्वविद्यालय से, नागपुर विश्वविद्यालय से। नील नदी, अमेजन, मिसौरी के वेदना से
गाती हुई बहाती हुई जिंदगी की धारा, यह पंक्ति किस शीर्षक से लिया गया है? तो याद रखेंगे जन जन का चेहरा एक, जन जन का चेहरा एक। गजानन माधव मुक्तिबोध अपने रचनात्मक जीवन के किन दो प्रधान वैश्विक विचारधाराओं के समर्पण में आए? तो अस्तित्ववाद एवं मार्क्सवाद, अस्तित्ववाद एवं मार्क्सवाद। किन्होंने प्रायः लंबी कविताएं लिखी है? तो गजानन माधव मुक्तिबोध, गजानन माधव मुक्तिबोध। गजानन माधव मुक्तिबोध का जन्म कब हुआ था? तो 13 नवंबर 1917 को, 13 नवंबर 1917 को। जन जन का चेहरा एक रचनाकार है? तो गजानन माधव मुक्तिबोध का, गजानन माधव मुक्तिबोध का। कमायनी एक पुनर्विचार के रचयिता हैं? तो मुक्तिबोध, कमायनी एक पुनर्विचार के रचयिता हैं? तो मुक्तिबोध। हरचरना किस कविता के पात्र है? तो अधिनायक। हरचरना किस कविता के पात्र है? तो अधिनायक, अधिनायक। रघुवीर सहाय के पिता क्या थे? तो शिक्षक। रघुवीर सहाय के पिता क्या थे? तो शिक्षक। रघुवीर सहाय के पिता क्या थे? तो शिक्षक। रघुवीर सहाय किस प्रकृति के साहित्य अकादमी को मिला था? तो लोग भूल गए हैं, लोग भूल गए हैं। डरा हुआ मन किसका बाजा रोज बजाता है? यह पंक्ति किसका है? तो याद रखेंगे अधिनायक का, अधिनायक का। अधिनायक कैसी कविता है? तो व्यंग्य कविता है, व्यंग्य कविता है। अधिनायक शीर्षक कविता किस पुस्तक से ली गई है? तो आत्महत्या के विरोध से। लोग भूल गए हैं किसकी रचना है? रघुवीर सहाय की। रघुवीर सहाय ने कौन सी कविता लिखी है? तो अधिनायक की। अधिनायक शीर्षक कविता किस तरह की कविता है? तो व्यंग्य प्रधान की। रघुवीर सहाय का जन्म कहाँ हुआ था? लखनऊ उत्तर प्रदेश में, लखनऊ उत्तर प्रदेश में। लिखने का कारण शीर्षक निबंध किस लेखक की रचना? रघुवीर सहाय के। राष्ट्रीय त्योहार के दिन हरचरना क्या पहने हुए थे? तो फटा हुआ सुत्थन, फटा हुआ सुत्थन। रघुवीर सहाय का जन्म कब हुआ था? 9 दिसंबर 1929 को, 9 दिसंबर 1929 को। रघुवीर सहाय के पिता का नाम क्या था? हरदेव सहाय, हरदेव सहाय। रघुवीर सहाय का जन्म स्थल कौन सा है? तो लखनऊ। रघुवीर सहाय का जन्म स्थल कौन सा है? तो लखनऊ। विनोद कुमार शुक्ल को 1999 में कौन से पुरस्कार मिला था? तो याद रखेंगे साहित्यिक अकादमिक पुरस्कार। विनोद कुमार शुक्ल का जन्म स्थान कहाँ है? तो राजनांदगांव छत्तीसगढ़, राजनांदगांव छत्तीसगढ़, राजनांदगांव छत्तीसगढ़। विनोद कुमार शुक्ल का निवास स्थान कहाँ है? तो रायपुर छत्तीसगढ़, रायपुर छत्तीसगढ़, रायपुर छत्तीसगढ़। प्यारे नन्हे बेटे को कविता का नायक कहाँ के रहने वाला था? तो भिलाई छत्तीसगढ़ का, भिलाई छत्तीसगढ़ का। पेड़ पर कमरा का अनुवाद किस भाषा में हुआ है? तो इतावली भाषा में, इतावली भाषा में, इतावली भाषा में, इतावली भाषा में। निम्न में से कौन कविता संकलन विनोद कुमार शुक्ल का है? तो वह आदमी नया गरम कोट पहनकर चला गया विचार की तरह। एक तार लोहे का लंबा लकड़ी के 2 खंभे पर तना बांधा हुआ बाहर। यह पंक्ति किसका है? प्यारे नन्हे बेटे को, प्यारे नन्हे बेटे को। प्यारे नन्हे बेटे को शीर्षक कविता किस कविता के संकलन की संकलित है? तो वह आदमी नया गरम कोट पहनकर चला गया। प्यारे नन्हे बेटे को कविता में लोहा किसका प्रतीक है? तो कर्म का। प्यारे नन्हे बेटे की रचयिता है तो विनोद कुमार शुक्ल, विनोद कुमार शुक्ल। महात्मा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय में प्रथम कुलपति निम्न में से कौन रहे? तो अशोक वाजपेयी, अशोक वाजपेयी, अशोक वाजपेयी। महात्मा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय के प्रथम कुलपति निम्नलिखित में से कौन रहे? तो अशोक वाजपेयी। साम्यवादी किससे लड़ रहा है? तो पूंजीवाद से। अशोक वाजपेयी, अशोक वाजपेयी ने राज्य की सेवा किस रूप में की थी? भारतीय प्रशासनिक सेवा में। अशोक वाजपेयी का मूल निवास स्थान कौन सा है? सागर मध्य प्रदेश, सागर मध्य प्रदेश। किसकी विजय हुई सेना की न नागरिकों की? यह पंक्ति किस पाठ से ली गई? तो हार जीत से। कहीं नहीं वहीं कविता संग्रह किसके द्वारा रचित है? अशोक कुमार वाजपेयी के द्वारा। हार जीत कविता वाजपेयी के लिए कविता संकलन से ली गई है। कहीं नहीं वहीं, कहीं नहीं वहीं। हार जीत शीर्षक कविता किस प्रकार की रचना है? तो गद्य कविता है। हार जीत कैसी कविता है? तो गद्य कविता है। अशोक वाजपेयी जी ने कहाँ रहकर स्वतंत्र लेखन किया था? तो दिल्ली में रहकर, दिल्ली में रहकर। उसके बाद इबादत से गिरी मात्रा शीर्षक कविता संग्रह किसकी रचना है? अशोक कुमार वाजपेयी की। मस्कवाला क्या कर रहा है? तो याद रखेंगे सड़क सींच रहा है। अशोक वाजपेयी का जन्म कब हुआ था? 16 जनवरी 1941 को, 16 जनवरी 1941 को। हार जीत कविता के रचयिता हैं अशोक कुमार वाजपेयी। घास में दुबका आकाश किसकी कृति है? तो अशोक वाजपेयी की। अशोक वाजपेयी किस काल के कवि हैं? तो आधुनिक काल के, आधुनिक काल के, आधुनिक काल के।
पंचायती राज में कैसे जैसे खो गए परमेश्वर, यह पंक्ति किसकी शीर्षक है? गांव का घर। ज्ञानेंद्र पति का जन्म स्थल कहाँ है? तो गोंडा झारखंड में। ज्ञानेंद्र पति के माता पिता का नाम क्या है? सरला देवी एवं देवेंद्र प्रसाद चौबे। सरला देवी एवं देवेंद्र प्रसाद चौबे। ज्ञानेंद्र पति किस प्रशासनिक पद पर थे? तो कारा अधीक्षक। पंचायती राज में क्या खो गया था? तो पंच परमेश्वर। ज्ञानेंद्र पति बिहार लोक सेवा आयोग द्वारा चयनित होकर किस पद पर पदस्थापित हुए थे? तो कारा अधीक्षक। ज्ञानेंद्र पति की कौन सी कविता लिखी गई है? तो गांव का घर। गांव का घर। अगर ठीक से ना दिखाई दिया होगा तो आराम से इसे देख के आप याद भी कर सकते हैं। फिर अगला है क्वेश्चन, सर्कस का प्रकाश पलौआ शहर कितने दूर से आने वाला है? तो दूर 10 कोस दूर से। 10 कोस दूर से। 10 कोस दूर से। गांव का घर किस कविता संग्रह से लिया गया है? तो सैया सातमा से। सैया सातमा से। कवि ने कहा है क्या? कविता संग्रह। कवि ने कहा है क्या? कविता संग्रह। अपने लेखन में मोपासा ने कैसी समाज की चाल चरित्र को बेपर्दा किया है? तो बुर्जुआ। किसका बटुआ बेंजोविल सड़क पर गिर गया था? तो मैत्र हुलब्रेक का। मैत्र हुलब्रेक का। 1870 से 90 के बीच मोपासा की लगभग कितनी कहानियां प्रकाशित हुई? लगभग कितनी कहानियां प्रकाशित हुई हैं? तो याद रखेंगे 300। 1870 से 90 के बीच गाई डी मोपासा की कविता की कितनी पुस्तक प्रकाशित हुई है? तो 1। रस्सी का टुकड़ा शीर्षक पाठ के अनुसार काले चमड़े के बटुआ में क्या है? 500 फ्रैंक और व्यापार से संबंधित कागजात। 500 फ्रैंक और व्यापार से संबंधित कागजात। अंतोन चेखव किस देश में रहने वाले थे? तो रूस। क्लर्क की मौत शीर्षक में क्लर्क का क्या नाम है? तो इवान दमित्र चेखवको। अंतोन चेखव की कहानी है तो क्लर्क की मौत। चेखव का अतुलनीय कलाकार है, ऐसा किसने कहा? लेव तोल्स्टॉय ने। लेव तोल्स्टॉय ने। क्लर्क की मौत के रचनाकार है हेनरी लोपेज। क्लर्क की मौत शीर्षक पाठ में जनरल अंतिम प्रार्थी से बात करके कहाँ जाने के लिए मुड़ा? तो निजी कमरे की ओर जाने के लिए। कौन लेखक कांगो की शिक्षा मंत्री, वित्त मंत्री और प्रधानमंत्री रह चुके हैं? हेनरी लोपेज। पेशगी के लेखक है हेनरी लोपेज। कारमेन पहले कितने बच्चों को खो चुकी थी? तो 2। कितने बच्चों को खो चुकी थी? तो 2। अब साथियों चलते हैं हिंदी व्याकरण में। वही, क्योंकि व्याकरण का कोई तो गेस होता नहीं है, लेकिन फिर भी कुछ ऐसे अपने जटिल जो शब्द होंगे या हिंदी व्याकरण के होंगे उसके 2-4 चर्चा पर मुद्दा करेंगे। ऐसे आपका 50 से 50 प्रश्न इतना ही से कवर हो जाएगा। लेकिन कोशिश करता हूँ कि 4 से 5 मिनट में जो भी VVI बनेंगे व्याकरण के, ऐसा व्याकरण का कोई गेस नहीं होता है, हिंदी व्याकरण हो या इंग्लिश व्याकरण हो, क्योंकि बुक का हम गेस कर सकते हैं लेकिन ग्रामर का गेस नहीं कर सकते हैं। तो इसीलिए हम कोशिश करते हैं कि जो भी इम्पोर्टेंट इसमें भी जो VVI हो उसको मैं आपको बता देता हूँ। तो चलिए, अंगह का उच्चारण स्थान क्या है? तो कंठ। ट का उच्चारण स्थान क्या है? तो मूर्धा। ब का उच्चारण स्थान क्या है? तो ओष्ठ। ग का उच्चारण स्थान क्या है? तो कंठ। च का उच्चारण स्थान क्या है? तो तालु। फ का उच्चारण स्थान क्या है? तो ओष्ठ। द का उच्चारण स्थान क्या है? तो दंत। बस एक निगाह इस पर डालते हुए चलिए और आराम से माइंड में लेके चलिए। म का उच्चारण स्थान क्या है? तो ओष्ठ। हिंदी के अनुनासिक वर्णों की संख्या कितनी है? तो 5। य और ल कौन से व्यंजन है? अंत अष्ट। घ का उच्चारण स्थान क्या है? तो कंठ। ज का उच्चारण स्थान क्या है? तो तालु। कवर्ग, चवर्ग, टवर्ग, तवर्ग, पवर्ग किस व्यंजन वर्ण के अंतर्गत आते हैं? स्पर्श व्यंजन वर्ण के अंतर्गत आते हैं। निम्न में से शुद्ध शब्द कौन सा है? तो आराम से देख लीजिए, इसमें से प्रशंसा है। प्रशंसा है। फिर सत शब्द है तो तत्सम। मैंने भोजन नहीं किया और इसलिए मेरी भूख नहीं मिटी है। उदाहरण है संयुक्त वाक्य का। शुद्ध वाक्य है तो यह बात कहने में किसी को संकोच नहीं है। संकोच नहीं है। आप 4 ऑप्शन देख सकते हैं कौन सही है और कौन गलत है। बनावट के अनुसार शब्द के भेद होते हैं तो 3। मौसम शब्द है तो विदेशक, जिससे किसी बात के न होने का बोध हो तो उसे कहते हैं विधिवाचक वाक्य। विधिवाचक वाक्य। उसके बाद स्वरूप या रचना के अनुसार वाक्य के भेद हैं तो 3। वह घर नहीं जाएगा वाक्य है तो आज्ञावाचक। पगड़ी शब्द क्या है? तो याद रखेंगे देशज। जिन शब्दों के खंड सार्थक न हो उन्हें क्या कहते हैं? तो याद रखेंगे रूढ़। असह्य शब्द होते हैं तो याद रखेंगे तत्सम। अग्नि का तद्भव रूप क्या है? तो याद रखेंगे आग। जब कोई शब्द वाक्यों में
पीरो दिए जाते हैं, पीरो दिए जाते हैं तब क्या कहलाते हैं तो पद। भिक्षा शब्द क्या है तो तत्सम। उसने उस पुस्तकालय को खरीदा जो उसके मित्र का था, किस वाक्य का उदाहरण है तो मिस्र वाक्य का। हर तरह के संकटों से घिरे रहने पर भी वह निराश नहीं हुआ, किस वाक्य का उदाहरण है तो सरल वाक्य है। हमारे जवानों को देखकर दुश्मन भाग गए, वह कौन सा वाक्य है तो याद रखेंगे सरल वाक्य। सूर्योदय हुआ और कुहासा जाता रहा, किस वाक्य का उदाहरण है तो मिस्र वाक्य का। ऐसी संज्ञाएं जिनके खंड सार्थक होते उन्हें क्या कहते हैं तो यौगिक। बादल घिरे और मयूर नाचने लगे तो कौन से वाक्य हैं तो संयुक्त वाक्य हैं। भारत वर्ष शब्द कौन सा संज्ञा है तो व्यक्तिवाचक। कवि शब्द कौन सा संज्ञा है जातिवाचक। झुंड शब्द कौन सा है तो समूहवाचक। कृपणता शब्द कौन सा है तो भाववाचक। तांबा शब्द कौन सा है तो द्रव्यवाचक। राज्यपाल शब्द कौन सा संज्ञा है जातिवाचक। सूरदास शब्द कौन सा संज्ञा है जातिवाचक। दया शब्द कौन सा संज्ञा है भाववाचक। भीड़ शब्द कौन सा संज्ञा है समूहवाचक। दिवाली शब्द संज्ञा है तो व्यक्तिवाचक। संसार शब्द कौन सा संज्ञा है व्यक्तिवाचक। रक्षाबंधन कौन सा संज्ञा है व्यक्तिवाचक। दक्षिण शब्द कौन सी संज्ञा है व्यक्तिवाचक। पुस्तक शब्द कौन सी संज्ञा है तो जातिवाचक। कुर्सी शब्द कौन सी संज्ञा है तो जातिवाचक। अर्थ के विचार से संज्ञा के कितने प्रकार हैं तो 5। नाप तौल का बोध कराने वाले शब्द को क्या कहते हैं द्रव्यवाचक। वाराणसी शब्द कौन सा है तो व्यक्तिवाचक। तोता शब्द कौन सा संज्ञा है तो जातिवाचक। निम्न में से द्रव्यवाचक संज्ञा कौन सा है तो पानी। विद्वांचल शब्द कौन सा है तो व्यक्तिवाचक। देवता शब्द क्या है तो पुल्लिंग। नायक शब्द का स्त्रीलिंग क्या होगा तो नायिका। सभा शब्द क्या है तो स्त्रीलिंग। यात्रा शब्द क्या है स्त्रीलिंग। चमक शब्द क्या है स्त्रीलिंग। कुहासा शब्द क्या है पुल्लिंग। घी शब्द है तो पुल्लिंग। घी शब्द है तो पुल्लिंग। सेना शब्द है स्त्रीलिंग। कवि शब्द का स्त्रीलिंग रूप होगा कवित्री। अदरख शब्द है तो पुल्लिंग। गुस्सा शब्द है तो पुल्लिंग। अनुभव शब्द है पुल्लिंग। मनोविनोद शब्द कौन सा लिंग है तो पुल्लिंग। धर्म शब्द है तो पुल्लिंग। विवाह शब्द है पुल्लिंग। मुसीबत कौन सा लिंग है स्त्रीलिंग। समाज का लिंग निर्णय तो पुल्लिंग। कागज का कौन सा लिंग है तो पुल्लिंग। सुबह शब्द कौन सा लिंग है स्त्रीलिंग। बाल शब्द कौन सा लिंग है पुल्लिंग। चाय शब्द कौन सा लिंग है स्त्रीलिंग। भवन शब्द है पुल्लिंग। नदी शब्द है स्त्रीलिंग। पूजा का लिंग निर्णय तो स्त्रीलिंग। फल का लिंग निर्णय तो पुल्लिंग। शिक्षा का लिंग निर्णय तो स्त्रीलिंग। बस ये सबको 1 से 2 बार आप देख लीजिए अच्छी तरह से और थोड़ा सा कंठस्थ करने का भी प्रयास जरूर कीजिएगा। जल का लिंग निर्णय होगा तो यहाँ याद रखेंगे पुल्लिंग। देश का लिंग निर्णय होगा तो देश का हो जाएगा आपका पुल्लिंग। नगर शब्द क्या है तो पुल्लिंग। कक्षा शब्द क्या है तो स्त्रीलिंग। पाठक शब्द का स्त्रीलिंग रूप क्या है तो पाठिका। मुंह शब्द लिंग है तो पुल्लिंग का। चंचल शब्द का स्त्रीलिंग रूप चंचला। हलवाई शब्द का स्त्रीलिंग रूप हलवाइन। अब यहाँ ध्यान दें, हे भगवान इस गरीब की रक्षा कर, किस कारक का उदाहरण है संबोधन का। कौवा पेड़ पर बैठा है, किस कारक का उदाहरण है अधिकरण का। श्याम ने खाया, किस काल का उदाहरण है भूतकाल का। मोहन जाता है, किस काल का उदाहरण है वर्तमान काल का। वह कुल्हाड़ी से वृक्ष काटता है, किस कारण का उदाहरण करण का। को किस कारक का विभक्ति चिन्ह है तो कर्म का। तीर से बाघ मार दिया गया, किस कारक का उदाहरण है तो करण का। वह जाएगा, किस काल का उदाहरण है तो भविष्यत काल का। कारक के कितने भेद हैं तो 8। कारक के कितने भेद हैं तो 8। वह घर से बाहर गया, इस वाक्य में कौन से कारक है तो अपादान। बिल्ली छत से कूद पड़ो, किस कारक का उदाहरण है तो अपादान कारक। निम्न में से संबोधन कारक का विभक्ति चिन्ह कौन सा है तो अरे। शीला ने सावित्री को जी भर कोसा, किस कारक का उदाहरण है किस कारक का उदाहरण तो कर्म कारक। लड़के ने पुस्तक पढ़ी, किस काल का उदाहरण है वर्तमान काल। कुछ खा लो, किस सर्वनाम का उदाहरण है अनिश्चयवाचक सर्वनाम। रोटी मत खाओ क्योंकि वह जली हुई है, कौन सा सर्वनाम है निश्चयवाचक। वह कौन है जो परा रो रहा है, किस सर्वनाम का उदाहरण है संबंधवाचक। मुझे भी छात्रवृत्ति मिलती थी, सर्वनाम है पुरुषवाचक। कौन आता है कौन सर्वनाम है तो याद रखेंगे प्रश्नवाचक। तुम्हें क्या चाहिए सर्वनाम है प्रश्नवाचक। वह मेरा छोटा भाई सौरभ है, किस सर्वनाम का उदाहरण है तो निश्चयवाचक। आराम से इन सवालों को अच्छी तरह से देख लीजिए क्योंकि यही सब सवाल आने के 100% चांस बनते हैं। हिंदी में कुल कितने सर्वनाम हैं तो 11। हम ऐसा क्यों नहीं कर सकते, कौन सा सर्वनाम है तो प्रश्नवाचक। पुष्प शब्द का विशेषण क्या होगा पुष्पित। यह पुराना माल है, इस वाक्य में पुराना शब्द क्या है तो याद रखेंगे विशेषण।
यह पुराना शब्द का विशेषण पौराणिक। यह नया माल है, इस वाक्यों में नया शब्द विशेषण। निम्न में से सर्वनामिक विशेषण है तो ऐसा आदमी नहीं देखा। प्रेम शब्द का विशेषण है प्रेमी। समाज शब्द का विशेषण है सामाजिक। स्मरण का विशेषण है स्मरणीय। प्रसंग का विशेषण है प्रासंगिक। समाज का विशेषण है सामाजिक। आलस का विशेषण है आलसी। उच्च शब्द का विशेषण है उच्चतर। नमक का विशेषण है नमकीन। विशेषण के मूलतः कितने प्रकार हैं तो 4। लोक का विशेषण होगा लौकिक। ग्राम का विशेषण होगा, ग्राम का विशेषण बताइए तो ग्रामीण। जाति का विशेषण जातीय। आदर का विशेषण आदरणीय। इतिहास का विशेषण ऐतिहासिक। सब धन कौन सा विशेषण है परिमाण बोधक। मामा शब्द का विशेषण क्या होगा ममेरा। विकास शब्द का विशेषण क्या होगा विकसित। निम्न में से सर्वनामिक विशेषण का उदाहरण है कोई आदमी। करुणा का विशेषण है करुणा। कारुणिक। कल्पना का विशेषण है काल्पनिक। आत्मा का विशेषण है आत्मीय। विश्व शिव का विशेषण है शैव। शिव का विशेषण है शैव। राष्ट्र का विशेषण है राष्ट्रीय। भारत का विशेषण है भारतीय। 20 किलो चावल कौन विशेषण है परिमाण बोधक। अजय शब्द का विशेषण है अजीत। कर्म के अनुसार रचना या दृष्टि से क्रिया के भेद होते हैं तो 3। राम सोता है कौन सी क्रिया है तो अकर्मक। गुलाब का पौधा प्रतिदिन फलता फूलता जा रहा है कौन सा क्रियाबंध है तो क्रिया उपपदबंध है। क्रिया पदबंध है। उसके बाद हिंदी में पदबंध के कितने भेद हैं तो 5। देश पर मर मिटने वाले लोग कौन पदबंध है संज्ञा पदबंध है। कौन सा है तो संज्ञा पदबंध है। आलस्य शब्द में उपसर्ग क्या है तो आ। निराहार शब्द में उपसर्ग क्या है तो निर। दुर्बल शब्द में उपसर्ग क्या है तो दुर। पराकाष्ठ शब्द में उपसर्ग क्या है तो पर। परलोक शब्द में उपसर्ग क्या है तो पर। सपरिवार शब्द में उपसर्ग क्या है तो स। अधपका शब्द में उपसर्ग है तो अध। निडर शब्द में उपसर्ग है तो नी। उपकार शब्द में उपसर्ग है तो उप। पर्यवेक्षक में उपसर्ग होगा तो परि। उपवास में कौन सा उपसर्ग होगा उपवास में कौन सा। उपकार शब्द में उपसर्ग होता उप। नीडर में तो नी। अध्यापक में तो अध। उपवास में कौन सा उपसर्ग होगा उपवास में आपका हो जाएगा उप। विकास शब्द में उपसर्ग आपका हो जाएगा विकास में वी। अतिरिक्त शब्द में उपसर्ग हो जाएगा अति। निवास शब्द में उपसर्ग होगा नी। उसके बाद विनय शब्द में उपसर्ग हो जाएगा वी। निर्भय शब्द में उपसर्ग होगा निर। भर पेट में कौन सा उपसर्ग होगा तो भर। पुरातन में कौन सा उपसर्ग होगा तो पूरा। अज्ञान में कौन सा उपसर्ग होगा तो अ। अज्ञान में तो अ। उपस्थिति शब्द में उपसर्ग है तो उप। बेईमान में कौन सा उपसर्ग है तो बे। स्वागत में कौन सा उपसर्ग है तो सु। अब प्रत्यय पर चलते हैं। पंकिल शब्द में प्रत्यय क्या है तो याद रखेंगे इल। जुर्माना शब्द में प्रत्यय क्या है तो याद रखेंगे आना। लड़का शब्द में प्रत्यय क्या है तो याद रखेंगे आका। रक्षक शब्द में प्रत्यय क्या है तो याद रखेंगे अक। नकलची शब्द में प्रत्यय क्या है तो ची। महिमा शब्द में प्रत्यय क्या है तो ईमा। अंकुरित शब्द में प्रत्यय क्या है तो इत। हास्य पद शब्द में प्रत्यय है तो क्या है आस्पद। पढ़ने वाला शब्द में प्रत्यय है तो वाला। कौरव शब्द में प्रत्यय है तो याद रखेंगे अ। फलित में कौन सा प्रत्यय है तो इत। आनंदित में कौन सा प्रत्यय है तो इत। चतुराई में कौन सा प्रत्यय है तो आई। दर्शनीय शब्द में कौन सा प्रत्यय है तो इये। वंदना शब्द में प्रत्यय क्या है तो याद रखेंगे आना। संज्ञा सर्वनाम विशेषण के अंत में लगने वाले प्रत्यय को क्या कहते हैं तद्धति। तद्धति कहते हैं। क्या कहते हैं तद्धति। मिलनसार शब्द के प्रत्यय हैं तो सार। शक्ति शब्द का प्रत्यय है तो ती। पढ़ाई में कौन सा प्रत्यय है पढ़ाई में तो आई। पढ़ाई में आई। पौराणिक में कौन सा प्रत्यय है तो इक। पौराणिक में इक। चचेरा में कौन सा प्रत्यय है तो याद रखेंगे एरा। टिकाऊ में कौन सा प्रत्यय है तो आऊ। संधि दुस्साहस शब्द का संधि विच्छेद किया है तो दुह जोर साहस। हताहत शब्द का संधि विच्छेद किया है तो हत जोर आहत। हत जोर आहत। पवन शब्द का संधि विच्छेद होगा पवन शब्द का तो यहाँ हो जाएगा पोज और अन। पोज और अन। उद्योग शब्द का संधि विच्छेद होगा उत जोर योग। यथ शब्द का संधि विच्छेद हो जाएगा यथा जोर इष्ट। प्रातः शब्द का संधि विच्छेद होगा प्रातः शब्द का संधि विच्छेद होगा प्रातः शब्द का संधि विच्छेद होगा संधि विच्छेद होगा प्रातः जोर काल। प्रातः जोर काल। निराधार शब्द का संधि विच्छेद होगा निह जोर आधार। निह जोर आधार।
सदैव का संधि विच्छेद हो जाएगा सदा जोर एव। निश्चय का संधि विच्छेद होगा तो निह जोर चय। उद्घाटन का संधि विच्छेद होगा उत जोर घाटन, उत जोर घाटन। जगन्नाथ का संधि विच्छेद होगा जगत जोर नाथ, जगत जोर नाथ। सुक्ति शब्द का संधि विच्छेद होगा सुजोर उक्ति, सुजोर उक्ति, सुजोर उक्ति। वर्ण के आधार पर संधि के कितने भेद होते हैं तो याद रखेंगे 3। संबत का संधि विच्छेद है तो समजोर वत। अन्याय का शब्द का संधि विच्छेद है तो अजोर न्याय। निस्तार शब्द का संधि विच्छेद है तो निह जोर तार। जगदीश का संधि विच्छेद है तो जगत जोर इस, जगत जोर इस। विद्यालय का संधि विच्छेद है तो विद्या जोर आलय। गुरुपदेश का संधि विच्छेद है तो गुरु जोर उपदेश। संधि के कितने प्रकार हैं तो याद रखेंगे 3। हिमालय का संधि विच्छेद है तो हिम जोर आलय। नयन का संधि विच्छेद है, नयन का संधि विच्छेद है तो नयन का हो जाएगा ने जोर अन। सदवाणी का संधि विच्छेद है सत्य जोर वाणी। पावक का संधि विच्छेद है तो याद रखेंगे पौ जोर अक। उच्चारण का संधि विच्छेद है तो उत जोर चारण, उत जोर चारण। संसार का संधि विच्छेद है तो समजोर सार। सत्याग्रह का संधि विच्छेद है तो सत्य जोर आग्रह, सत्य जोर आग्रह। उसके बाद रामायण का संधि विच्छेद है तो राम जोर अयन, राम जोर अयन। स्वागत का संधि विच्छेद है, स्वागत का संधि विच्छेद है सु जोर आगत। पृथ्वी विष शब्द का संधि विच्छेद है तो पृथ्वी जोर इस। महोत्सव का संधि विच्छेद हो जाएगा महाजोर उत्सव। निरोग शब्द का संधि विच्छेद है निह जोर रोग, निह जोर रोग, निह जोर रोग। रविंद्र का संधि विच्छेद है रविंद्र का संधि विच्छेद हो जाएगा रवि जोर इंद्र। मनवंतर का संधि विच्छेद हो जाएगा मनु जोर अंतर। सठ दर्शन का संधि विच्छेद है तो सठ जोर दर्शन। जगदम्बा का संधि विच्छेद है तो जगत जोर अम्बा। वार्तालाप का संधि विच्छेद है तो वार्ता जोर आलाप। उद्गम का संधि विच्छेद हो जाएगा उत जोर गम। यशोदा का सही संधि विच्छेद हो जाएगा तो यशः जोर दा। आजीवन शब्द का कौन सा समास है तो याद रखेंगे अविभाव। कवि श्रेष्ठ शब्द कौन सा समास है तो तत्पुरुष। आजन्म शब्द कौन सा समास है तो याद रखेंगे अविभाव। आनंदमय शब्द कौन सा समास है तो तत्पुरुष। धीरे धीरे शब्द कौन सा समास है तो अविभाव। धीरे धीरे कौन सा समास है तो अविभाव। त्रिफला कौन सा समास है तो द्विगु। वनमा मानुष कौन सा समास है तत्पुरुष। चंद्रशेखर कौन सा समास है तो बहुव्रीहि। रसोई घर कौन सा समास है तत्पुरुष। नीलगाय शब्द कौन सा समास है कर्मधारय। नवयुवक शब्द कौन सा समास है कर्मधारय। शिवालय शब्द कौन सा समास है तत्पुरुष। तीर्थयात्रा शब्द कौन सा समास है तत्पुरुष। आजकल कौन सा समास है तो द्विंद। नवरत्न समास है तो द्विगु। हाथ पैर कौन सा समास है तो द्वंद्व। कामचोर कौन सा समास है तो तत्पुरुष। धनहीन शब्द कौन सा समास है तत्पुरुष। रामानुजन शब्द कौन सा समास है तत्पुरुष। यथा समय समास है तो अभिभाव। त्रिलोक शब्द कौन सा समास है द्विगु। अनादर शब्द कौन सा समास है तो नन। चक्रपाणी कौन सा समास है तो बहुव्रीहि। प्रतिदिन कौन सा समास है प्रतिदिन कौन सा समास है तो याद रखेंगे अविभाव। पंचवटी किस समास का उदाहरण है तो द्विगु। यथाशीघ्र कौन सा समास है तो अविभाव। दिगंबर शब्द का संधि विच्छेद क्या हो जाएगा तो दिक् जोर अंबर। देश विदेश शब्द कौन सा समास है तो द्वंद्व। साथियों मैंने आपको अच्छी तरह से इन चीज़ों को अच्छी तरह से बता दिया हूँ। आप इसे 1 से 2 बार देख के एग्ज़ाम हॉल में जाएंगे, किसी भी प्रकार की आपको दिक्कत नहीं होगा। जो भी इम्पोर्टेंट भी है या ऑब्जेक्टिव है मैंने आपको अच्छी तरह से बता दिया हूँ। और अब जो हमारी जो अगली जो सीरीज़ आने वाली हो बायोलॉजी, केमिस्ट्री और फिजिक्स की है, तो इत्मीनान से रहिए, हम आपके लिए एकदम साथ हैं। और एंजॉय कीजिए, आराम से एग्ज़ाम दीजिए, किसी भी प्रकार की आपको दिक्कत नहीं होगा। ऑब्जेक्टिव के लिए निश्चिंत रहिए, समझ गए ना। तो चलते हम फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए साथियों धन्यवाद।